नमस्कार मित्रों। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध कविता आत्मकथ्य का आज हम अध्ययन करेंगे, जिसमें जो है सर्वप्रथम हम प्रसाद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में सन 1890 ईस्वी में हुआ था। काशी में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, परंतु जो है पारिवारिक स्थिति ठीक न होने के कारण जो है इन्होंने जो है कक्षा 8 से आगे पढ़ाई नहीं की, यानी ये 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। लेकिन ये इतने प्रतिभावान और इनके अंदर जो है इतने गुण थे, प्रतिभावान थे ये, ठीक है, कि इन्होंने जो है हिंदी, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन जो है स्वयं अपने घर पर ही किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद जी थे, जिनका निधन जो है सन 1937 ईस्वी में हो गया था। इन्होंने जो है अपने जीवन में काव्य लिखे, उपन्यास लिखे, नाटक लिखे, कहानियाँ लिखी, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने हिंदी साहित्य के लिए प्रदान किए हैं, जिसमें जो हिंदी साहित्य की जो प्रमुख काव्य कृतियाँ रहीं इनकी जो हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी इनकी सबसे श्रेष्ठतम कृति है। और इनकी ही नहीं, हिंदी साहित्य की सबसे श्रेष्ठ कृतियों में कामायनी को गिना जाता है, ठीक है। इनके जो प्रसिद्ध नाटक थे वे थे अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त व ध्रुव स्वामिनी। इनके जो उपन्यास थे कंकाल, तितली, इरावती आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास थे। कहानी संग्रहों में इनकी आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल रहे, ठीक है। छायावाद कविता के अतिशय काल्पनिकता का और सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम हो, देश प्रेम हो, ये जो है इनकी काव्य की प्रसिद्ध विशेषताएं रही, प्रमुख विशेषताएं रही हैं, ठीक है। इन्होंने जो है साहित्य में जो है कोमलता हो, माधुर्य हो, शक्ति हो, ओज हो, हर चीज़ का जो है प्रयोग अपने साहित्य में किया है, ठीक है। तो ये जो आत्मकथ्य कविता जो लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने, वे कब लिखी, तो इसको लिखने का मतलब क्या था। तो जब एक बार जो है हंस पत्रिका उस समय तक तत्कालीन समय में छपती थी, जब जो है इसके संपादक रहे थे हंस पत्रिका के प्रेमचंद, प्रमुख उपन्यासकार थे, श्रेष्ठ उपन्यासकार थे, वे इसके संपादक थे। तो उस समय एक आत्मकथा विशेष अंक छपना था इस पत्रिका का, जिसके लिए जो है प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे आग्रह किया कि प्रसाद जी आप जो है अपनी आत्मकथा इसमें लिखें। लेकिन जो है प्रसाद जी इससे सहमत नहीं हुए और उन्होंने जो है इसी असहमति के कारण ये आत्मकथ्य कविता लिख डाली कि क्यों मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूँ। इसीलिए उन्होंने आत्मकथ्य लिखा, छोटी सी कविता लिखी, प्रसिद्ध कविता है इनकी, ठीक है। इस कविता में जो है जयशंकर प्रसाद जी ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि इस कविता में क्या है, एक तरफ तो देखा जाता है कि यथार्थ की स्वीकृति की है कवि ने, और दूसरी तरफ जो है एक महानता और विनम्रता को प्रकट किया है। कवि की महान विनम्रता प्रकट हुई है इसमें, ठीक है। तो सर्वप्रथम चलिए इस कविता का पाठ करते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले, यह विडम्बनारी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं,
उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो ये कविता है, तो इसका भाव एक एक करके समझते हैं। पंक्ति व दिन का इसका भाव समझते हैं। मधुब गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। यहाँ पर जो है कवि ने मधुब अर्थात भंवरा, तो जो भंवरे की तुलना जो है अपने मन से की है। कवि ने भंवरे की तुलना किससे की? अपने मन से, कि जिस तरह भंवरा है उसी तरह कवि का मन है, वह जो है गुनगुना कर कह जाने। पहले भंवरे के भाव से इस चीज़ को समझते हैं कि जिस तरह जो है भंवरा जो है गुनगुना कर धीरे धीरे अपनी कहानी जो है, अपनी आत्मकथा कह रहा है, और क्या कह रहा है किसी के समझ नहीं आ रहा, और जिसके समक्ष कह रहा है, यानी जिस डाली पर वहाँ बैठा है उस डाली पर जो है मुरझा कर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी, यानी उस पेड़ उस डाली पर जो है बहुत सारी पत्तियाँ जो हैं बहुत मात्रा में गिर रही हैं। ठीक है, तो जिस तरह से जो है भंवरे के समक्ष जो है पेड़ की पत्तियाँ जो है मुरझा कर गिरती चली जा रही हैं और उसकी कहानी जो है व्यर्थ है, उसी तरह से जो है एक जीवन जो है यहाँ पर क्या है, एक जीवन जो है नश्वरता का यहाँ पे प्रतीक है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जो है जीवन भी एक एक दिन करके समाप्त होता चला जा रहा है। जिस तरह से जो पत्तियाँ एक एक करके गिरती चली जा रही हैं, उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी जो है एक एक करके जो है समाप्त होता चला जा रहा है। यानी इस आत्मकथा का कोई अर्थ नहीं है, कवि का ये मानना है। ठीक है, दूसरा है इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। कह रहे हैं कि इस गंभीर अनंत नीलिमा, अनंत नीलिमा का अर्थ होता है अनंत, यानी अनंत जिसका कोई अंत नहीं, नीलिमा यानी विस्तार, आसमान। इस गंभीर अनंत नीलिमा में यानी इस संसार में असंख्य जीवन इतिहास लिखे गए हैं, और जो जीवन इतिहास लिखे गए हैं यह लोग यानी ये जो हैं करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, यानी अपनी निंदा करते रहते हैं, अपना जो है मजाक उड़ाते रहते हैं अपना इतिहास लिख करके। ठीक है, इसमें क्या है कि नीला आकाश जो कि अनंत तक फैला हुआ है, उसमें असंख्य लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है, जिसे पढ़कर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उन्होंने स्वयं की आत्मकथा लिखकर खुद का मजाक उड़ाया हो। लोग इन्हें पढ़कर क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। ठीक है, आगे है तब भी कहते हो कह डालो। जब तुम्हें पता है, अपने मित्रों से कह रहे हैं यहाँ पर, जो मित्र इनसे आत्मकथा लिखने के लिए कह रहे थे, उन मित्रों को कह रहे हैं कि ये सब जानने के बावजूद कि आत्मकथा लिखकर लोग जो है हंसते हैं, उन पर जो आत्मकथा लिखते हैं उन पर हंसते हैं, और तुम तब भी कह रहे हो कि कह डालूं। दुर्बलता अपनी बीती, जो मेरे जीवन में जो दुर्बलताएं हैं, मेरी जो कमियां हैं जो बीत चुकी हैं, उनको मैं लिख डालूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, तुम जो है उसको सुनकर के सुख तो पालोगे, और देखोगे यह गागर लिखे, लेकिन तुम्हें क्या दिखेगा उसमें, गागर रीति, यानी केवल जो है इस गागर में जो है खाली, कुछ नहीं है इसके जीवन में, खाली है, यानी इसके जीवन में अभी कुछ था ही नहीं दुर्बलताओं के अलावा। ठीक है, इसका भाव है अपने मित्रों से यह प्रश्न करने के लिए बाध्य हो जाते हैं कवि कि क्या तुम भी यह चाहते हो कि मैं अपने जीवन की सारी दुर्बलताएं लिख डालूं।
जिन्हें पढ़कर तुम लोग जीवन की खाली गगरी को देखकर मेरा मजाक बनाओ। ठीक है, आगे है कि किंतु कहीं ऐसा ना हो जब तुम मेरी गागर रीति यानी मेरे जीवन की खाली चीज़ों को, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, और जब तुम हंसोगे, अब किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, कि किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, यानी तुम अपने आप को समझने लगे कि तुम्हारे जीवन में जो खालीपन है, जो कुछ नहीं है, उसको तुम खुद को ना समझ रहे हो, तुम खुद को उसका जो है दोषी ना मान बैठो, और मेरा रस ले अपनी भरने वाली, यानी मेरे जीवन में जो अच्छी चीज़ थी और तुमने उस चीज़ को ग्रहण कर लिया। इसका भाव है आत्मकथा लिखने के लिए जिन मित्रों ने आगे किया था उनसे कहते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर और मेरे जीवन की गगरी खाली देखकर कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद को मेरे दुखों का कारण समझ बैठो और यह सोचने लग जाओ कि तुम्ही ने मेरे जीवन रूपी गगरी को खाली किया है, यानी मेरे जीवन में जो है क्या है, मेरा रस ले अपनी भरने वाले, यानी कि मेरे जीवन में जो खालीपन है वो जो है तुमने ही किया, यानी मेरे जीवन का सारा रस यानी तुमने ले लिया है। ठीक है, आगे है कि यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दुखलाऊं मैं। कि कह रहे हैं यह विडंबना, कवि कह रहे हैं कि उनका स्वभाव बहुत ही सरल है, इसी स्वभाव के कारण उन्हें क्या है, लोगों ने धोखा दिया। कि यह विडंबना वाली बात है, विडंबना है कि अरे सरलता से जो है तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, यानी जो उसके स्वभाव के जो उनका जो सरल स्वभाव जो उनका रहा, जिसका जो है लोगों ने क्या किया, मजाक बनाया, उनको धोखा दिया। ठीक है, और वो जो उनको जिसके कारण उनको कष्ट सहना पड़ा। ठीक है, भूले अपनी या प्रवंचना, भूलें अपनी, जो उन्होंने अपने जीवन में भूलें की हैं, उन भूलों को और उन या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं में। प्रवंचना का अर्थ होता है धोखा, यानी जो उसके जो है, जो भी इनके लोगों ने इनको धोखा दिया है, वो मैं अपनी आत्मकथा में लिखकर औरों को बताऊं उनके बारे में। ठीक है, कह रहे हैं कि इसी के स्वभाव, जो कह रहे हैं कि उनका स्वभाव बहुत ही सरल है, इसी स्वभाव के कारण ही उन्हें कई लोगों ने धोखा दिया, जिनसे उन्हें कष्ट सहना पड़ा, परंतु इसके बावजूद भी कवि को अपने स्वभाव पे कोई मलाल नहीं है और वो अपनी आत्मकथा में इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहते, ना वो अपनी भूलें बताना चाहते हैं और ना ही वो छल कपट गिनाना चाहते हैं जो उन्हें सहने पड़े। कि भूलें अपनी यानी अपनी गलतियाँ, अपनी कमियाँ, और या प्रवंचन यानी जो धोखे उनको मिले हैं, औरों ने जो धोखे दिए हैं, प्रवंचन औरों को दिखलाऊं मैं, यानी औरों को दिखलाऊं यानी औरों को नहीं बताना चाहता हूँ ये बात। ठीक है, आगे है उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। यहाँ पर जो है उज्ज्वल गाथा यानी अपनी जो इनकी अपने जीवन में जो इनका प्रेम प्रसंग रहा, जो इनके जीवन में इनकी प्रेमिका रही, इनकी जीवन संगिनी रही, उसकी गाथा, जो उस चीज़ को ये उज्ज्वल गाथा कह रहे हैं। ठीक है, तो उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, जो मेरे जीवन में जो मेरी प्रेमिका संग जो मेरी बातें हुई है, वार्ता हुई है, उस वार्ता को, उस कथा को मैं कैसे लिख डालूं और क्यों लिख डालूं। ठीक है, कह रहे हैं मधुर चांदनी रातों की गाथाओं में कैसे गाऊं, समझ नहीं आ रहा है कि मैं उस चीज़ को नहीं लिख सकता हूँ। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, कि जो है पूरी जो मधुर चांदनी रातें कैसी थी कि खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, कि हम हंस करके खिलखिलाकर हंसते थे और बातें किया करते थे, ये मधुर चांदनी रात हुआ करती थी। ठीक है, कह रहे हैं कि वो रातों के हसीन लम्हे जो उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताए थे, वो साथ में हंसकर की गई मीठी बातें आदि उनके निजी अनुभव हैं, और ये अनुभव कैसे और क्यों अपनी आत्मकथा में लिखकर लोगों को सुनाएं। ये तो उनके जीवन की पूंजी है और इस पर सिर्फ और सिर्फ उनका ही हक है, यह दूसरों को सुनाने के लिए नहीं है। ठीक है, कि मेरे जीवन में जो मधुर चांदनी रातें, मैं उसका बखान जो है लोगों के सामने करूं, यह कोई जो है ठीक बात नहीं है। आगे है कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। वह सुख, कवि कह रहे हैं कि मुझे वह सुख नहीं मिला कि मैं स्वप्न देखकर जाग गया,
आलिंगन में आते आते मुसक क्या कर जो भाग गया, यानी वह जो है सुख नहीं मिला जिसको मैं स्वप्न में देख रहा था। और जैसे जैसे उस स्वप्न जो है, स्वप्न में आलिंगन में मेरी प्रेमिका मेरे आलिंगन में आ रही थी, मुझे गले लगा रही थी, ठीक उसी समय जो है मैं जाग गया और वह जो है जो आलिंगन में आ रहे थे वो मुस्कुरा कर जो है वहाँ से भाग गई। अर्थात कि जीवन भर कवि ने जिन सुखों की कल्पना की और जिनके सपने देखकर कभी कभी जाग जाता था, उनमें से कोई भी सुख उन्हें नहीं मिला। कवि ने जब भी अपने हाथों को फैलाकर अपनी प्रेमिका को अर्थात उन सुखों को गले लगाना चाहा, तब उनकी प्रेमिका मुस्कुराकर भाग गई। ठीक है, आगे है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। यानी अपनी प्रेमिका की सुंदरता का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं कि उनकी प्रेमिका के जो अरुण कपोल किसको बोलते हैं, जो लाल गाल हैं, अरुण यानी लाल, जो कपोल यानी गाल जो उनके हैं, जो सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं अपनी प्रेमिका की, कि जिसके अरुण कपोलों की जो उसके गाल हैं, लाल लाल जो गाल हैं, मतवाली सुंदर छाया में इतने सुंदर हैं वह गाल कि अनुरागिनी उषा लेती थी। जो अनुरागिनी उषा जो है, उषा है जो है, जो उषा काल है, जो लालिमा उषाकार की जो लालिमा है, वह भी जो है उससे क्या है उधार ले लेती है उसकी गालों की लालिमा। यानी यहाँ पे कितनी बड़ी कल्पना की है कवि ने जो है क्या किया कि तुलना की है किससे, कि जो कवि की प्रेमिका है उसके जो गालों की लालिमा को उषा तक ले लेती थी। ठीक है, अर्थात कि इस पंक्ति में सुंदरता का, अपनी प्रेमिका की सुंदरता का बखान किया है। उनकी प्रेमिका के लाल लाल गाल इतने सुंदर थे कि उषा भी अपनी लालिमा उन्हीं से उधार लेती थी। ठीक है, आगे है कि उसकी स्मृति पाथे बनी है। पाथे अर्थात कि स्मृति रूपी संबल, स्मृति पाथे यानी स्मृति रूपी संबल। रास्ते में जब किसी सफ़र में जाते हैं तो सफ़र को अच्छे से करने के लिए, सफ़र में आगे बढ़ने के लिए हम रास्ते में क्या ले जाते हैं, पानी ले जाते हैं, भोजन ले जाते हैं, रास्ते का भोजन जो होता है हमारा, जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है, जो उसकी प्रेमिका है, स्मृति रूपी जो प्रेमिका है, जो प्रेमिका की यादें हैं, उसके जीवन में एक पाथेय है जो उसके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही है, वो या स्मृति। तो उसकी स्मृति पाथेय बनी है। कि पाथेय अर्थात बताया मैंने कि जीवन रूपी संबल जो है, जो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए संबल होता है, आगे जीवन को आगे ले जाने के लिए। ठीक है, थके पथिक की पंथा की, पंथा या पंथा का अर्थ होता है रास्ता। ठीक है, थके पथिक की, पथिक यानी जो पथिक होता है। ठीक है, जो पथिक है वो इस राह पर चल रहा है, जो पथिक है, जो राहगीर है, वो जो है इस राह पर चल रहा है और उसके लिए जो है ये उसकी स्मृति, उसकी प्रेमिका की स्मृति जीवन रूपी संबल है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, कि कंथा यानी जो अंतर्मन, जो उसके कवि के अंतर्मन में है, उसको क्यों उधेड़ कर देखना चाहते हो तुम। ठीक है, अर्थात कि प्रेमिका के साथ बिताए हसीन पलों को याद करके आज कवि इस अकेले संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और उनके जीवन का एकमात्र सहारा यही यादें हैं। तो क्या तुम मेरी उन यादों को देखना चाहते हो और इस प्रकार की मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरी भूली यादों को फिर से उधेड़ना चाहते हो। ठीक है, और मेरी यादों की चादर को तार तार कर देना चाहते हो, यानी पूरा अलग अलग फाड़ देना चाहते हो। ठीक है, अंत में यह है कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। मेरा जो इतना छोटा जीवन रहा, इस छोटे से जीवन की मैं बड़ी कथा कैसे कह डालूँ। क्या अच्छा नहीं है कि मैं औरों की सुनता रहूँ और मौन रहूँ। ठीक है, कि मैं दूसरों की कथाओं को सुनूं और मैं चुपचाप अपने आप में जो है कुछ ना कहूँ। ठीक है, यहाँ पे इसका है कि इसका भाव है कि उनके अनुसार है कि उनका जीवन अभी बहुत सरल और सादगी भरा है, बहुत छोटा है, जो तुच्छ मनुष्य मान रहे हैं अपने आप को कवि। ठीक है, इनकी अपनी विनम्रता और महानता को प्रकट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे वो खुद के बारे में बड़ी बड़ी यश गाथाएं लिख सकें, इसलिए वो चुप रहना ही उचित समझते हैं और दूसरों की गाथाओं को सुनते हैं। ठीक है, सुनना चाहते, कहते हैं मैं अपने आप मौन रहना चाहता हूँ, दूसरी की गाथाओं को सुनना चाहता हूँ। ठीक है,
अंत में है कि सुनकर क्या तुम भला करोगे, मेरी भूली आत्मकथा। और अगर मैं आत्मकथा लिख भी डालूं तो क्या तुम किसी का भला कर दोगे उससे? कुछ नहीं कर पाओगे। कहने का अर्थ है, कह रहे हैं कि कवि कह रहे हैं कि मेरी आत्मकथा सुन करके तुम किसी का भला नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी समय भी नहीं हुआ है, मेरे जीवन में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, तो अभी समय भी नहीं है और थकी सुई है मेरी मौन व्यथा, और मैं जो है अभी लिखने के मूड में भी नहीं हूँ। बोलने का अर्थ यह है कि मैं जो हूँ अभी मौन हूँ, मेरी जो है अभी लिखने की इच्छा नहीं है, मेरी शक्ति नहीं। कह रहे हैं अपने मित्रों से, कह रहे हैं कि तुम मेरी भोली भाली सीधी सादी आत्मकथा सुनकर भला क्या करोगे, उसमें तुम्हारे काम लायक कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने ऐसा कोई महान कार्य भी नहीं किया जिसका वर्णन मैं कर सकूं। अब मेरे जीवन के सारे दुख शांत हो गए हैं और मुझ में अब उन्हें लिखने की इच्छा शक्ति भी नहीं है। तो ये जो है आत्मकथ्य का भाव है। आशा है आप सभी की समझ आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।